स्टडी क्लास 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और इस टॉपिक में लगभग हर किसी को इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में अच्छा भी रहता है क्योंकि हर इंसान उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं न कहीं से कि हर इंसान की लाइफ में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए इन चीजों को पढ़ने में भी सही रहता है और थोड़ा आसान भी लगता है, इंटरेस्टेड भी है। और एग्जाम की दृष्टि से इनमें जो फैक्ट दिए हैं कुछ जो अभी बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में आए हुए भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में टॉपिक का नाम क्या है, ये सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिया है, पादप जगत। ठीक है, प्लांट किंगडम बोलो या फिर पादप जगत बोलो। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे पादप जगत और इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट किंगडम। तो ये दोनों ही से के वर्ड है, इनको दोनों को याद रखना है क्योंकि प्लांट किंगडम हो सकता है कभी कभी से पादप जगत लिखकर ना आया हो, पेपर में प्लांट किंगडम लिखा हुआ हो। ठीक है, तो वहां पे से कि जिनको मान लो से कि नहीं पता है तो उनके लिए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है फिर, इसलिए दोनों याद रखें क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम से के याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इन दोनों शब्दों को काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो पादप जगत हम पढ़ेंगे, ये पादप जगत कौन सी ऐसी साइंस है जिसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो कौन सी ऐसी साइंस है जिसके अंतर्गत ये पादप जगत पूरा आएगा। तो नॉर्मली हम बोलेंगे कि ये वनस्पति विज्ञान का एक भाग है। ठीक, किसका? वनस्पति विज्ञान का एक भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, बोटनी। या फिर जिस ग्रंथ के अंदर या फिर जिस विषय के अंदर पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान या फिर बोटनी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो पादप जगत हम पढ़ रहे हैं ये किसका, बोटनी का या फिर वनस्पति विज्ञान का एक पार्ट है। ठीक है, एक चैप्टर है या भाग है। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि एग्जाम में से कई 2-3 बार क्वेश्चन आया है और उसमें ये पूछा गया कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नहीं पता है तो ध्यान से सुने कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस। तो ये एक साइंटिस्ट है बोटनी के, वनस्पति विज्ञान के, जिन्होंने सबसे पहले पेड़ पौधों, मतलब हजारों से बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में पूरा अध्ययन किया, उनके बारे में डिटेल जाना। उसके बाद में उन्होंने से कि पौधों का क्या किया, वर्गीकरण किया, मतलब पादप का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल बताया है, एक एक मतलब हर तरीके के पौधे के बारे में अलग अलग पूरा डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, पादप जनक या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, बोटनी के जनक बोल सकते हो, वनस्पति विज्ञान के जनक बोल दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार से इसको इग्नोर करने की कोशिश मत करना क्योंकि हो सकता हो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये पेपर में पहले से ही आया हुआ है या फिर उसमें लिखा जा चुका है। ठीक, तो ध्यान रखें इसका। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मतलब पादपों का वर्गीकरण। तो पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम और इसमें सबसे ज्यादा से ध्यान रखने वाली बात क्या है वो इसमें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि पादपों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है पेड़ पौधों का सब अलग अलग, ये एकलर के द्वारा किया गया। ठीक है, एकलर के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे जैसे कि पेड़ पौधों के जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे या पादप जगत के अंतर्गत जिनका अध्ययन करेंगे वो किस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, वनस्पति होगी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय उनके बारे में करवा देता हूं मैं, क्योंकि कुछ ऐसे जीवों को पादप जगत के अंतर्गत लिया गया है, जीव। ठीक है, जीवाणु वगैरह, तो उनको भी लिया गया है और उनको भी पादप के अंतर्गत ही काउंट किया गया है। तो देखें थोड़ा सा पादप जगत के बारे में थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद में क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पादप जगत के अंतर्गत
उन सभी बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है जो स्वकोशी है और उत्पादक है, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषी है। इन तीनों शब्दों का मतलब ध्यान से समझना है। स्वकोशी जो खुद भोजन बनाते हैं, उत्पादक है मतलब उत्पादन करते हैं और उनके द्वारा उत्पादित जो सामान होता है या फिर भोजन होता है, जो भी से होता है अन्न वगैरह, वो दूसरे लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पादक भी हुए। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषी भी है। प्रकाश संश्लेषी मतलब से कि प्रकाश सूर्य से किरण आई, एक्सेप्ट किया और क्लोरोफिल की मदद से उन्होंने क्या किया, अपना भोजन बनाया। तो इस तरीके से वो स्वकोशी भी है, ठीक है, उत्पादक भी है और एक प्रकाश संश्लेषी भी है। तो इस तरीके के जीवों को पादप जगत के अंतर्गत यहाँ पे लिया गया है। क्लियर हुआ इतना? अब वो कौन कौन से जीव है वो सारे सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आएगा। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे पादपों का वर्गीकरण किसने किया था। तो यहाँ पे एकलर के द्वारा 1883 में किया गया था पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, ये एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर समस्त प्रकार की जो एग्जाम होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे अब देखेंगे कि पादपों का वर्गीकरण सबसे पहले दो भाग में किया गया, मतलब दो भागों में तोड़ा गया पौधों को। ठीक है, पेड़ पौधों को। तो वो दो भाग कौन से हैं? तो एक है अपुष्पोद्भिद, ठीक है, अपुष्पोद्भिद, और दूसरा है यहाँ पे पुष्पोद्भिद वर्ग। ठीक है, तो दो वर्गों में यहाँ पे पादपों को बांटा गया है। क्लियर है? तो अब अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत क्या आता है, या फिर सबसे पहले ये देख लें कि इन जो ये शब्द लिखे हैं अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, इनका मतलब क्या है, क्योंकि इनका मतलब जान लेंगे तब जाके तो आगे क्लियर होगा पूरा डाटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है कि नाम से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अपुष्पोद्भिद। ठीक है, तो अपुष्पोद्भिद मतलब ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते और फल नहीं लगते हैं। फिर से, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और फल नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? वो अपुष्पोद्भिद कहलाते हैं। क्लियर है? ये अब इसके बाद में ये जो इधर दिया है पुष्पोद्भिद वर्ग, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर वाला बताया यहाँ पे अपुष्पोद्भिद, तो ये तो क्लियर हो ही चुका है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें पुष्प भी लगते हैं, फल भी लगते हैं। ठीक है, जो कि हर कोई खा भी सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे अपुष्पोद्भिद के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको अपुष्पोद्भिद जो वर्ग है इसको कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? 3। सबसे पहला है थेरोफाइटा। ठीक है, तो सबसे पहला थेरोफाइटा, उसके बाद में ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसको ट्रेकियोफाइटा भी कहते हैं। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग भी मिलेगा। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये लिखा हुआ मिलेगा दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात। तो थेलोफाइटा क्या है सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे क्योंकि तीनों याद रखना यहाँ पे अपुष्पोद्भिद वर्ग में आते हैं। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा या फिर ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, अब थेलोफाइटा का दूसरा नाम है क्रिप्टोगेमी। ठीक है, इसका ये नाम अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, इसकी जगह पे ये नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये किस वर्ग का पौधा है या किस श्रेणी में आता है? तो ये अपुष्पोद्भिद वर्ग में आता है। ठीक है, अपुष्पोद्भिद वर्ग के इस श्रेणी में ये आता है। कौन? थेलोफाइटा या फिर क्रिप्टोगेमी। ठीक है, ये तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे सबसे पहले आज। ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि इसी के बारे में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी से ही पूछ ले जाते हैं, थेलोफाइटा से। ठीक है, तो थेलोफाइटा के बारे में डिटेल में देखें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा केवल अपुष्पोद्भिद वर्ग को कितने भागों में बांटा ये देख लें। तो अपुष्पोद्भिद वर्ग को 2 भागों में यहाँ पे तोड़ दिया गया है। एक नग्न बीजी है और दूसरा आवृत बीजी है। ठीक है, अब इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे। इन सभी के बारे में एक एक के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थेलोफाइटा मतलब क्रिप्टोगेमी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या है क्रिप्टोगेमी और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। आप देखें दोस्तों यहाँ पे
थैलोफाइटा है। ठीक है, थैलोफाइटा या क्रिप्टोगामी क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे हम यहाँ पे। और देखें सबसे पहला पॉइंट क्या है। हाँ तो देखें दोस्तों, यहाँ पे इसमें सबसे पहले पॉइंट में ये क्यों कहा गया कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, तो थैलोफाइटा प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं या फिर पौधे हैं, जो भी इनमें से इसके अंतर्गत जीव भी आते हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा एक समूह है। कारण देखो, ये इस टाइप के पौधे अधिकतर जहां पर से पानी ज्यादा मात्रा में होता है उसके साइड आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखें कि सब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, तो पानी है, पानी का क्षेत्र है सबसे ज्यादा। उसके बाद में फिर जो स्थल है। ठीक है, तो पानी का जो क्षेत्र है वो पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। मतलब उसी के आसपास में पाए जाने वाला पानी के वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं वो भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो समूह है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और यही कारण है कि यह जो वर्ग है वनस्पति का जगत है ये सबसे बड़ा समूह है। इतना क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि मान लो कि शैवाल ले लो, कवक ले लो और जीवाणु, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये तो एक ऐसे हरा हरा दिखता है। ठीक है, पूरा से काई जिसको बोलते हैं हम ये, लेकिन इसको जीव के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जीव के रूप में से इसको काउंट करते हैं। तो ये जीव भी किसके अंतर्गत यहाँ पे लिए गए हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत लिए गए हैं। ठीक है, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो इस तरीके से काफी बड़ा समूह है। फिर देखें यहाँ पे इसके अंतर्गत देखो शैवाल, कवक और जीवाणु ये आते हैं। तो इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इनके बारे में बात करें, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो शैवाल के बारे में अभी बताऊंगा आगे में, पूरा से क्लास पूरी कंप्लीट करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, पूरा डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे कवक और जीवाणु के ऊपर ऑलरेडी दो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको जाकर देखें स्टडी क्लास 25 पे और एक एक जानकारी पूरी ले वहां पे, ताकि अपना जीके का जो पॉइंट लेवल है या फिर जीके का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इसका शरीर सुकाय मतलब थैलस होता है। तो इसका शरीर सुकाय या थैलस होता है। ये शरीर इसका थैलस होने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत किस प्रकार के पौधे आते हैं, वनस्पति आती है, तो अधिकतर जलीय आती है, जैसे जो जल में ज्यादातर रहती है। जैसे कि ये ले लो, कमल का फूल ले लो। ठीक है, तो दलदली ऐसे क्षेत्रों में रहता है, कीचड़ में इस टाइप से नमी वाले क्षेत्र में, तो कमल का फूल या कमल का पौधा। ठीक, उसके बाद में जो मशरूम रहता है, मशरूम कुकुरुता जिसको हम बोलते हैं, इसके मानो नॉर्मली गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब कुत्ता कोई मुड़ देता है या पेशाब कर देता है तो वहां पर कुकुरुता उगता है। ठीक है, जबकि इसे कि ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ नॉर्मली इसे उगता है जो नमी वाले क्षेत्र रहते हैं, गीला क्षेत्र होता है वहां पर। तो मशरूम या कुकुरमुत्ता ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है मशरूम और कमल का फूल आदि। ठीक, ये हुआ। ठीक, तो यहाँ पे इसका शरीर कैसा रहता है, थैलस या सुकाय होता है। अब इसका कारण क्या, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पर ऐसे पौधे जिनका जो पूरा से की स्ट्रक्चर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, उनमें तने नहीं होंगे, बड़ी बड़ी से जड़ें वगैरह नहीं होगी, और लकड़ी वाले पौधे नहीं होंगे, जैसे उसमें लकड़ी वगैरह कुछ नहीं होगा ऐसा। जैसे कमल का फूल है, ठीक है, कमल का होता है, तो कमल का फूल जो लगता है तो उसमें कोई लकड़ी नहीं होती है, केवल उसमें ऐसा खोखला रहता है और पानी भरा रहता है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे ये मशरूम ले लो, तो इसके अंदर भी लकड़ी नहीं होती है, इसमें कोई तना नहीं होता है, फिर शाखाएं नहीं होती है। ठीक, तो ऐसे देख ले यहाँ पे जिनकी शाखाएं नहीं होती, जिनमें पत्तियां से की अलग नहीं होती है, जैसे कि पीपल के पत्ते रहते हैं, इस टाइप से दूसरे पेड़ों के पत्ते रहते हैं, ऐसे इसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, ये तो इस टाइप से यहाँ पे इनका ध्यान रखना है। सुकाय का मतलब होता है यह जड़, तना व पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, विभक्त नहीं होता है। तो ये खास बात है, इसकी सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। इसको खास तौर पे याद रखें। और इसी प्रकार ये इसकी पहचान है, थैलोफाइटा प्रकार की जो क्रिप्टोगामी पौधे हैं, वनस्पति है, उसका मेन पहचान यही है कि जिसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है वो क्या होता है,
थेलोफाइटा प्रकार के होते हैं। मान लो से कि जड़ मान लो से होगी एकदम बारीक बारीक सी जड़ें वगैरह होगी, जैसे कि जलीय पौधे हो तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी जड़ें नहीं होती, एकदम बारीक से आपको हल्के हल्के धागे नुमा से दिखाई देगी, ठीक है। तो इस टाइप की होती है, लेकिन इससे अलग अलग बटे भी नहीं होते। जैसे कि नींबू का पौधा है वो आगे बढ़ता है तो जैसे कि उसकी लकड़ी टाइप का कठोर होता है और एक शाखा इधर जा रही है एक उधर जा रही है, इस तरीके से पत्तियां वगैरह रहती है, तो ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और क्या रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, दबाएंगे तो पूरा पानी निकलेगा, ठीक, इस टाइप का रहता है। तो ये है क्रिप्टोगामी। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे कि पर्णहरित युक्त, मतलब से इसमें वर्णक पाया जाता है, अलग अलग प्रकार का वर्णक पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि शैवाल को पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत शैवाल भी आता है, तो शैवाल को पढ़ेंगे तो शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, नीला, हरा और पीला। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे नीला नहीं भूरा रहता है, हरा, उसके बाद में भूरा और एक और उसी के रहता है लाल टाइप का, ठीक। तो ये है, तो शैवाल में 3 प्रकार का वर्णक होता है, जो आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, शैवाल पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे पर्णहरित मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल, जैसे पौधों में पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, क्लोरोफिल की वजह से, तो वही उसका क्या है, वर्णक है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोरोफिल बोल दो, यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक, तो ये इसमें होता है। उसके बाद में स्वपोषी होता है, ये मैंने पहले बताया कि ये खुद भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और तीसरा है कि ये उत्पादक होते हैं, मतलब से उत्पादन करते हैं, ठीक है, जिनका उपभोग अन्य लोग करते हैं या अन्य जीव जंतु करते हैं, जैसे मनुष्य करते हैं या फिर अन्य जीव जंतु करते हैं, तो इस तरीके से इनको उत्पादक भी माना गया है, ठीक है। तो ये उसके बाद अब ये स्वपोषी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा से इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सामान्य उत्तक, यहाँ उत्तर लिख दिया है, यहाँ पे मैंने उत्तक है, ठीक है। तो संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते हैं, मतलब जिस तरीके से अन्य पेड़ पौधों में या फिर मनुष्य में टिश्यू होते हैं, टिश्यू मतलब उत्तक होते हैं, जो बारीक बारीक कोशिकाओं से मिलके बना होता है, मतलब कोशिकाओं के एक व्यवस्थित क्रम को या फिर समूह को क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। तो ये उत्तक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तक या टिश्यू, ठीक, ये है। तो ये संवहनीय उत्तक इस प्रकार के पौधों में नहीं पाए जाते हैं, क्लियर हुआ ये। फिर अब यहाँ पे से देखेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि इसमें मशरूम और कमल फूल वाला जो पौधे होते हैं तो उस टाइप के यहाँ पे आते हैं, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा से कि पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत थोड़ा सा बायोडाटा, उसकी बेसिक जानकारी, उसके जो मेन फैक्ट यहाँ पे मैंने दिए हैं पूरे, ठीक है। और इनमें से 3 से 4 फैक्ट पूछे भी गए हैं, तो आप ध्यान रखें इस टॉपिक को जितना मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक। उसके बाद में फिर इसी के अंतर्गत शैवाल आता है, शैवाल को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और हाँ, यदि से आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो कवक आप जरूर देख लें, कवक के बारे में डिटेल यहाँ पे अध्ययन कर लें। उसके बाद में जीवाणु के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो जीवाणु के बारे में अच्छी तरीके से वहां पे स्टडी क्लास 25 चैनल पे जाएं और एक एक वीडियो पूरा कंप्लीटली देखें, अच्छी तरीके से उसको बारीकी से समझें, ठीक है, ताकि इसकी अपनी जो पकड़ है किसी भी सब्जेक्ट में उसको अच्छी बना सके, ठीक। तो ये है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, लास्ट में यदि आपसे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो यदि अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कर लें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।